लेते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों के बारे में डिस्कस किया था हमने। कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास से किसी को? एनीवन? तो मैं हमने आपको कृषि का सिद्धांत के बारे में बताया था कि कृषि कैसा होना चाहिए, है ना? उन सिद्धांतों को लिखाया था कि नहीं लिखाया था आपको? नहीं, तो एक बार कृषि का सिद्धांत लिख लोगे। कृषि का सिद्धांत, कृषि का सिद्धांत अर्थात कृषि कैसा होना चाहिए, कृषि कैसा होना चाहिए। और जो कृषि का सिद्धांत है इसे हम लोग सतत कृषि का सिद्धांत कहते हैं। सतत कृषि का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग किसका सिद्धांत कहते हैं? बोलो, सतत कृषि का सिद्धांत कहते हैं। और सतत कृषि का सिद्धांत क्या कहता है? लिखेंगे कि कृषि आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। कृषि आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। कृषि आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय में, कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि होना चाहिए। और इस संदर्भ में संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण और न्यूनतम जोखिम, संसाधन संरक्षण और न्यूनतम जोखिम जैसे तत्वों पर, न्यूनतम जोखिम जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संसाधन संरक्षण और न्यूनतम जोखिम जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कृषि सामाजिक रूप से, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, है ना? सेकंड पॉइंट लिखेंगे कृषि सामाजिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। सामाजिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। अर्थात कृषि का उत्पाद सबसे मूलभूत बुनियादी आवश्यकता है। सबसे मूलभूत बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए इनका वितरण इस प्रकार से करना चाहिए, इनका वितरण इस प्रकार से करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सभी व्यक्तियों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। थर्ड पॉइंट लिखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए।
पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, कृषि को अनुकूलनीय होना चाहिए। कृषि को अनुकूलनीय होना चाहिए। इसका अर्थ है कृषि बदलती हुई परिस्थितियां, कृषि बदलती हुई परिस्थितियां, नीतियां, बदलती हुई परिस्थितियां, नीतियां और बाजार की मांग के अनुरूप, और बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए। और कृषि नई तकनीकों को अपनाने में, कृषि नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम, क्या बोल रहे हैं, सही से नहीं आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? बंद कर दो यार फैन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, कृषि क्या होना चाहिए, बोलो, नई तकनीकों को अपनाने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स था। ये आप कहीं भी इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कहीं भी इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कृषि विपणन। हेडिंग देंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा, अभी तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक था इसलिए ज़्यादा नहीं लिखाया था मैंने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि विपणन, अर्थात एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, अगर हम लोग देखें, कल भी हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अलावा। जिस चैप्टर, कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया होगा कि कृषि के पिछड़ेपन को, देखो तो मैंने कल टॉपिक लिखाया होगा, कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय लिखाया था। क्या मैंने, दूर करने का उपाय, और इसके दूर करने का उपाय में जो पहला उपाय था उसका क्या नाम था, बोलो, कृषि विपणन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कृषि विपणन के बारे में। अब ये कृषि विपणन क्या है, कैसे ये वर्क करता है। बेसिकली दिस इज हिंदी टर्म ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और मार्केटिंग को जो हम लोग, पहली बात तो मार्केटिंग का क्यों नीड है, पहले तो ये समझते हैं, फिर हम लोग मार्केटिंग को समझेंगे और मार्केटिंग के क्या क्या तत्व हैं उन तत्वों को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि मार्केटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग की आवश्यकता ही क्यों होती है। आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के उत्पाद, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और चूंकि उसके बारे में लोगों को पता नहीं है इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मार्केटिंग आपके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने में, आपके उत्पादों को सही तरीके से संरक्षित रखने में, आपके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने में, आपके उत्पाद की पहुंच को बढ़ाने में, सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। चूँकि आप देखेंगे कि भारतीय कृषि जो है वह
शुरुआत से ही, कल हमने एक फैक्ट भी आपको दिखाया था कि शुरुआत से ही कौन सी अवस्था में रही है, पिछड़ेपन की अवस्था में रही है। दैट्स वाई आवश्यकता है कि भारतीय कृषि का क्या किया जाए बोलो, मार्केटिंग किया जाए। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग को डिफाइन किया जाता है 4P से। मार्केटिंग को डिफाइन किया जाता है 4P से। हम लोग मार्केटिंग को रिजेंबल करते हैं एडवर्टीजमेंट से, बट मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट बोथ आर डिफरेंट। एडवर्टीजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट इट इज नॉट सोनली मार्केटिंग। यह मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो देखोगे मार्केटिंग में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला जो चीज आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, अर्थात उत्पाद। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको अपने उत्पाद की मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि उत्पाद की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उत्पाद की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो मार्केटिंग किया जाता है वो किया जाता है किससे, प्लेस से, स्थान से, कि हम लोग अपने उत्पाद को कहाँ पे बेच रहे हैं, अपने उत्पाद को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो सेकेंड जो पी होता है उसके अंदर आता है प्राइस, यानी कि पहले प्लेस लिख लेते हैं फिर प्राइस लिखेंगे, ठीक है। प्लेस अर्थात स्थान, कि कहाँ पे कौन उत्पाद कहाँ पे सेल किए जाएंगे, इसके अंतर्गत क्या आता है, प्लेस आता है। उसके बाद जो थर्ड पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस अर्थात मूल्य, प्राइस अर्थात मूल्य। एंड फोर्थ, जो 4P के अंदर जो फोर्थ आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशंस, प्रमोशन दैट इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, प्रमोशन। तो P के अंदर मार्केटिंग को 4P से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है, उत्पाद को किस स्थान पे सेल किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लो कि कोई एक उत्पाद है जहाँ पे जो यूथ के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय है, उस उत्पाद को आप ऐसे जगह पे सेल करें जहाँ पर वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उस उत्पाद का क्या नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी। आप देखते होंगे कि मॉल्स खोले जाते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पे खोले जाते हैं, जहाँ शहरी इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर उत्पादों का जो मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है, और जहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों की आय ज़्यादा है, वहीं पर वो जाकर क्या करेंगे, सामान को खरीद पाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट कैसा है, और दूसरा पॉइंट कि प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल किया जा रहा है। तीसरा जो लोगों को नहीं लगता है कि मार्केटिंग के अंदर आता है वो है प्राइस। प्राइस कहने का अर्थ है कि कई बार आप उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर, उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उत्पाद के स्थान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप क्या किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, मूल्य पे ध्यान देते हैं। और हम लोग बिहारी लोग हैं, सबसे पहले आप जाएंगे किसी स्थान पे कोई सामान को खरीदने के लिए, बोला जाएगा कि 5,000 रुपये का है, तो हम लोग बोलते हैं 500 रुपये, है ना, कि 500 रुपये में देना है कि नहीं देना है। और ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्गेनिंग पावर है, ये सबसे ज़्यादा मम्मियों में होता है ना। वो हम लोग से बोला नहीं जाएगा, और मम्मी सीधे बोल देगी कि 200 रुपया में देना है, तो 2 हाथ दे भी देता है। सबसे बड़ी विडम्बना है ना। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है। एंड फोर्थ जो होता है प्रमोशंस, कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बताकर, अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बताकर भी क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग के 4 P's होते हैं। फर्स्ट याद करेंगे आप लोग, सबसे पहला P क्या होता है, प्रोडक्ट, फिर क्या होता है, प्लेस, फिर क्या होता है, प्राइस, एंड लास्ट में क्या होता है, प्रमोशंस होते हैं। 4 P होता है। तो अगर हम लोग मार्केटिंग को डिफाइन करें, इसके वर्क को डिफाइन करें, तो आप देखेंगे कि इसके वर्क को, मार्केटिंग के वर्क को, विपणन के कार्य को आप देखेंगे कि 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला, इसका जो वर्क होता है इसको हम लोग प्राथमिक कार्य कहते हैं। प्राथमिक कार्य, सबसे पहला जो वर्क है इसे हम लोग प्राथमिक कार्य कहते हैं, और जो दूसरा वर्क होता है इसे हम लोग
द्वितीयक कार्य कहते हैं। पहला प्राथमिक कार्य और दूसरा द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य जो बिल्कुल एसेंशियल है, बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं होगा। जैसे प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है जो कि मार्केटिंग का ही पार्ट है। देखो यहाँ पे समझने की बात है कि मार्केटिंग को हम लोग समझते हैं, 4 चीजों को मिलाकर मार्केटिंग होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या समझते हैं बोलो, प्रमोशंस या एडवर्टीजमेंट समझते हैं। लेकिन इसमें उत्पादन, स्थान, मूल्य और प्रमोशंस चारों चीजें आती हैं। तो इसके सबसे प्राथमिक कार्य में क्या है कि तब उसकी मार्केटिंग होगी, तब उसको हम लोग दूसरे लोगों को बेच पाएंगे जब सबसे पहला काम क्या है उसका क्या होगा बोलो, उत्पादन होगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा बोलो, उत्पादन होगा। जब तक उत्पादन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तब तक हम लोग कैसे उसको सेल कर पाएंगे। तो जो सबसे प्राइमरी वर्क है किसी उत्पाद के मार्केटिंग का इज व्हाट, प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। और उत्पादन करने के बाद फिर उसका क्या आवश्यक हो जाता है बोलो, एकत्रीकरण। उत्पादन करेंगे और उत्पादन के बाद उसका एकत्रीकरण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर एकत्रीकरण नहीं करेंगे तो उत्पाद जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे पहले उत्पादन, और उत्पादन के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका एकत्रीकरण। एकत्रीकरण के बाद इसके प्राथमिक कार्य में जो आता है वो होता है प्रसंस्करण। उसका प्रसंस्करण, उसकी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, उस उत्पाद के मूल्य में, गुणवत्ता में क्या करना, वृद्धि करना। किस चीज में वृद्धि करना बोलो, गुणवत्ता में वृद्धि करना। किस चीज में वृद्धि करना, गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो थर्ड जो पॉइंट आता है जो इसके प्राथमिक कार्यों में आते हैं वो होता है प्रसंस्करण। अगर प्रसंस्करण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उत्पाद ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह पाएगा, वो उत्पाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो कि दूध है, कल हमने बात किया था। सबसे पहले दूध का उत्पादन होता है, एंड उत्पादन के बाद उसको क्या किया जाता है, कहीं पर जाकर उसको कलेक्ट किया जाता है। नहीं कलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा। फिर उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको किसी ठंडे जगह पे रखा जाता है कि फटे नहीं। और फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि पाश्चरीकृत किया जाता है, पाश्चराइजेशन होता है, निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके बाद उसका क्या होता है, पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चरीकृत किया जाता है। एंड पाश्चरीकृत करने का मतलब ही क्या है, उसको क्या करना, लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए प्रिजर्व रखना। एंड दैट प्रिजर्वेंस इज नोन एज, उस प्रिजर्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रसंस्करण कहते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक क्या नहीं रह सकता है, एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता है। तो टमाटर से हम लोग क्या कहते हैं, केचप, सॉस बनाते हैं। अगेन ये भी क्या है, प्रसंस्करण है। आटा, गेहूं बहुत ज़्यादा दिन तक यूज नहीं हो सकता, उसमें घुन लग जाएगा, आटा बनाते हैं, फिर आटा से बिस्किट बनाते हैं, है ना। ये सभी के सभी जो है वो क्या है, प्रसंस्करण है। तो सबसे पहले उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद एकत्रीकरण होता है, एकत्रीकरण के बाद क्या होता है, प्रसंस्करण होता है। एंड प्रसंस्करण के बाद जो सबसे इसके प्राथमिक कार्य में है वो है इसका वितरण। प्रसंस्करण के बाद क्या होता है बोलो, वितरण होता है। तो ये 4 इसके कौन से कार्यों के अंतर्गत आते हैं बोलो, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत। कौन कौन सा प्राथमिक कार्य हो गया बोलो, उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और वितरण। इसके द्वितीय कार्यों में क्या क्या आते हैं सो देखोगे। इसके द्वितीय कार्यों में आते हैं सबसे पहले पैकेजिंग। इसके द्वितीय कार्यों में आते हैं पैकेजिंग, उसको पैकेज करना। उसको अगर उत्पादन हुआ, एकत्रीकरण हो गया, और एकत्रीकरण करके वहां पर छोड़ देंगे तो वो उत्पाद खराब हो जाएगा। अगर उसका प्रोसेसिंग हुआ है, उसका प्रसंस्करण हुआ है, तो उसकी पैकेजिंग बहुत आवश्यक है। और पैकेजिंग भी जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है बोलो, किसके अंतर्गत आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। इसके बाद इसका मानकीकरण, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे आप देखते होंगे कि आप जब कोई खाने वाला उत्पाद होगा उसके नीचे लास्ट में FSSAI लिखा रहता है ना, कि अर्थात ये उत्पाद जो है वो क्या है, खाने योग्य है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, ठीक है, उसका मानकीकरण किया जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कि सामान को कैसे ले जाया जाएगा, नहीं ले जाया जाएगा, सब मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। और परिवहन के बाद इस कार्य में, पूरे कार्य में जो भी जोखिम होता है उस जोखिम का वहन भी इसके अंतर्गत आता है बोलो, मार्केटिंग के अंतर्गत। तो मार्केटिंग के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला जो कार्य है उसे हम लोग कौन सा कार्य कहते हैं, प्राथमिक कार्य कहते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा जो होता है वो द्वितीयक वर्क होते हैं,
और द्वितीयक कार्यों में पैकेजिंग, मानकीकरण, परिवहन और जोखिम जो है ऐसे तत्व इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मार्केटिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग के अंदर हमने देखा प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग के अंदर हमने देखा कि उसका मूल्यवर्धन है, मार्केटिंग के अंदर हमने देखा उसका ग्रेडिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सब कुछ मार्केटिंग के अंदर है। अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो किसानों को उचित मूल्य नहीं प्राप्त होगा, और जब किसानों को उचित मूल्य नहीं प्राप्त होगा तो किसानों की आय में क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है, अपने सबसे पहले चैप्टर के रूप में हमने क्या लिया है, मार्केटिंग लिया है। क्योंकि अगर आप देखते होंगे, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझना है कि जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ या आलू का उत्पादन हुआ, तो आलू का उत्पादन करने के बाद उसे कैसे केजी बेचा जाता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, इतने ही 30 रुपये, यही उसका मूल्य होता है। लेकिन जब उसका प्रसंस्करण हो जाता है और किसानों को क्या मिलता है, 30 रुपये केजी मिलता है। लेकिन जब उसका प्रसंस्करण हो जाता है, प्रसंस्करण होने के बाद उसको आप चिप्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका मूल्य क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारा कार्य जो है वो किसके अंतर्गत आता है, बोलो, मार्केटिंग के अंतर्गत। और इसका जो मूल्य मुख्य मोटिव होता है, वो मोटिव ये होता है कि किसानों की आय को क्या किया जाए, किसानों की आय में वृद्धि किया जाए, उनके आय को सुदृढ़ किया जाए, है ना, वृद्धि किया जाए, ये सारा इसके अंतर्गत होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो ठीक है, लेकिन बिहार में या इंडिया में कौन कौन से मार्केटिंग सिस्टम अवेलेबल है, कैसे मार्केटिंग होती है। ये तो हमने बोला कि ये सारे इसके कार्य हैं, है ना, उत्पादन करने, एकत्रीकरण, ये सारा इसका कार्य है। तो कैसे होता है मार्केटिंग, इसका सिस्टम क्या अवेलेबल है, मार्केटिंग के सिस्टम क्या अवेलेबल है। तो अगर सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सिस्टम्स इंडिया में अवेलेबल है। जो सबसे पहला सिस्टम है, जो सबसे बेसिक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मंडी प्रथा, है ना, मंडी प्रणाली। सबसे पहला जो सिस्टम है, इस प्रणाली को हम लोग मंडी प्रणाली, या जिसको हम लोग लोकल मार्केट कहते हैं, लोकल बाजार कहते हैं। हम लोग के क्षेत्र में इसे पेठिया कहा जाता है। अब आप लोग के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, ये आप लोग खुद से पता कर लेंगे, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में इसे पेठिया कहा जाता है, जो साप्ताहिक तौर पे बुधवार को, मंगलवार को ऐसा बाजार लगता है ना, क्या कहते हैं, हाट बोला जाता है ना, तो इसको हाट भी कहते हैं। मंडी से अच्छा होगा, अरे यार, मंडी से अच्छा होगा इसको हाट सिस्टम कहना, ठीक है। इसको जैसे आप किसी स्पेसिफिक डे, बुधवार के दिन बाजार लगा और सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बेचने वाले भी, खरीदने वाले भी। लेकिन ये जो बाजार होता है, ये बाजार काफ़ी स्थानीय होता है और इसमें बहुत अधिक मूल्य मिलने की संभावना जो होती है वो नहीं होती है। ये स्थानीय तौर पर ये मार्केट होता है और लोग भी वहाँ पर स्थानीय तौर पे होते हैं, बिल्कुल हाटिया कहते हैं, हाट कहते हैं। तो लोग भी वहाँ पर स्थानीय होते हैं, सामान बेचने वाले भी स्थानीय होते हैं और खरीदने वाले भी स्थानीय होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मूल्य यहाँ पर मिलने की संभावना किसानों को नहीं रहती। दूसरा जो मार्केट है, दूसरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं होलसेल सिस्टम। होलसेल सिस्टम, और होलसेल सिस्टम में क्या होता है कि एक बार में किसान अपने उत्पादों को लोकल मार्केट में या थोड़ा सा आसपास के मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पर किसान खुद जाकर अपने सामानों को बेचते हैं और यहाँ पर किसान किसी होलसेलर को दे देते हैं, एंड होलसेलर से वो किसके पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, एंड रिटेलर से उसका लोगों के बीच में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उन कंज्यूमर के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो किसान इसमें क्या हो गया, सबसे पहले किसान होते हैं, किसान किसको प्रोवाइड करते हैं, बोलो, होलसेलर को। होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। रिटेलर से किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। तो ये आपको, ये भी एक बेसिक सिस्टम है जो कि कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों ही लोकल सिस्टम है एंड इन दोनों के ऊपर किसी भी तरीके का रेगुलेशन यानी कि नियमन नहीं है, किसी भी तरीके का नियमन यानी कि रेगुलेशन नहीं है। बस जहां आपको मन करे उसको बेच सकते हैं, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। इसके अलावा जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे
एक जो सिस्टम होता है यहाँ पे, अभी तक मैंने क्या बोला था, रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अब जो नेक्स्ट सिस्टम है वो नेक्स्ट सिस्टम होता है रेगुलेटेड, यानी कि नियमित या विनियमित बाजार का, रेगुलेटेड मार्केट का। और इस रेगुलेटेड मार्केट में, इस विनियमित बाजार में आप देखेंगे जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उस सिस्टम का नाम होता है APMC। जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उस सिस्टम का क्या नाम होता है, बोलो, APMC। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और एक और जो सिस्टम होता है, यहाँ पर रेगुलेटेड है, और ये रेगुलेशन जो होता है, नियमन जो होता है, वो किसके द्वारा होता है, बोलो, सरकार के द्वारा होता है। यह नियमन किसके द्वारा होता है, बोलो, सरकार के द्वारा होता है, जिसे हम लोग रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो मार्केट होता है, इसे हम लोग सहकारी बाजार कहते हैं, सहकारी बाजार। और कल आप लोगों ने बोला था कि सहकारी का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। तो मिलजुल कर कार्य करने की जो प्रथा है वो आप देखेंगे कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में है, और इसे हम लोग कहते हैं पैक्स। अर्थात ये तो निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा, है ना, आप लोग के ग्रामीण क्षेत्र सुना है आप लोगों ने पैक्स? कितने लोगों ने नहीं सुना है, हाथ उठाना। तो सब सुना हुआ है, झूठा सब। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या फुल फॉर्म होता है, बोलो? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या होता है पैक्स में? ये बिहार में यही सिस्टम लागू है। कोई बताएगा पैक्स में क्या होता है? धान गेहूं का खरीद बिक्री होता है। कैसे खरीद बिक्री? तो सभी में होता है। आप हाट में जाते हैं तब भी खरीद बिक्री होता है, होलसेल सिस्टम में जाते हैं तब भी होता है, यहाँ सब में तो खरीद बिक्री होती है। किसान से पैक्स अध्यक्ष खरीदता है और उसके बाद उसको क्या करता है, वो सरकार को देता है। वो सरकार को भी दे सकता है या फिर किसी दूसरे मार्केट को भी दे सकता है, ज़्यादातर वो सरकार को देता है। वेरी गुड, ठीक है। और फिर उससे जो पैसा आता है उससे वो फिर पैसे को किसको देता है, वो फिर किसानों को वापस कर देता है ना। तो ये क्या हुआ, पैक्स अध्यक्ष उसमें क्या होता है, वो कोई रेगुलेशन नहीं है, वह क्या है, सभी लोगों का मिला जुला। जैसे पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं वो उसी में से लोगों में से चुने जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना, इसके इलेक्शंस होते हैं। अभी रिसेंटली चल भी रहा था शायद अभी इसका इलेक्शन थोड़ा दिन पहले, हाँ मतलब थोड़ा दिन पहले, रिसेंटली मैंने बोला है, ठीक है। तो इसमें मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर काम करके सामान को बेचते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको वापस उनको किसानों को क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 4 सिस्टम है अपने यहाँ। कौन कौन से 4 सिस्टम है? पहला जो सिस्टम है वो कौन सा है, हाट सिस्टम। दूसरा जो है वो क्या है, होलसेल सिस्टम। थर्ड जो है रेगुलेटेड, इसको सरकार नियमित करती है, सरकार के द्वारा इसका पूरा रेगुलेशन होता है। और ये सहकारी सिस्टम है। और ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में? रेगुलेटेड मार्केट के बारे में और सहकारी बाजार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने क्लास नोट्स में इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हो जाएगा तो बताइएगा।
लिया सभी लोगों ने? लिख लिया सभी लोगों ने? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट है ना? तो ये इसके क्या है, सिस्टम्स है। पढ़वा के अरे बोलिए, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी को समझेंगे, इसके जो डिफरेंट एक्ट्स हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पैक सिस्टम है उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक एक बेसिक आउटलाइन था और हमने देखा बेसिक आउटलाइन के अंतर्गत कि दो चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। फर्स्ट वन इज रेगुलेटेड मार्केट and this regulated market is known as APMC, and second one is cooperative market and the cooperative market is known as PACS, that is PACS. ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो देखने जा रहे थे कि मार्केटिंग का क्या रोल है, क्या महत्व है, उसको समझेंगे। एंड मार्केटिंग के महत्व को समझने के बाद फिर हम लोग एपीएमसी को समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है इसको समझेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको समझेंगे, और इन चैलेंजेस को दूर करने में पैक सिस्टम कैसे किस हद तक सक्सेसफुल रहा है इन सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि पैक सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या, सॉरी मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझेंगे कि अगर मार्केटिंग किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को क्या किया जाए, लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाए, बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात, जब मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग में दूसरी बात कि जब मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि किसानों को क्या किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, जिससे किसानों की आय में क्या हो, वृद्धि हो। दूसरा, आप पूरे मार्केटिंग सिस्टम को देखेंगे तो सारे मार्केटिंग सिस्टम में, कल आप लोगों ने बताया भी था कि सारे मार्केटिंग सिस्टम में
क्या है, मध्यस्थ, इंटरमीडिएटरीज, ये मध्यस्थ सारे जगह पे बैठे हुए हैं सारे मार्केटिंग सिस्टम में। और मध्यस्थ क्या करते हैं कि यह दोनों से बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, देखो आप सिस्टम अगर आप देखोगे तो सिस्टम क्या है, किसान, पहला सिस्टम क्या है, किसान है। इन्होंने क्या किया, उत्पादन किया। किसान ने क्या किया बोलो, उत्पादन किया। और इसको कहां पे जाना चाहिए था बोलो, किसके पास, कंज्यूमर के पास, यानी कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है। और इसके बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। और ये मध्यस्थ दोनों से बेनिफिट लेते हैं, किसानों से भी बेनिफिट लेते हैं और किससे, उपभोक्ता से भी बेनिफिट लेते हैं, दोनों के बेनिफिट्स। और जिस कारण से क्या होता है, जो उत्पाद का मूल्य होता है वो उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। तो क्या कहता है पहला पॉइंट कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट कहता है मध्यस्थों का उन्मूलन करना। किसका उन्मूलन करना बोलो, मध्यस्थों का उन्मूलन करना, कि मध्यस्थों की संख्या क्या हो, कम से कम। जब मध्यस्थों का उन्मूलन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, तो आप देखेंगे कि जो मार्केट है, जो बाजार है, बाजार, वो बाजार क्या होगा, विस्तृत होगा। मार्केट विस्तृत होगा, बाजार बढ़ेगा, है ना, बाजार बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उत्पादों को बेचा जाएगा। ठीक है, और जब बाजार बढ़ेगा तो और किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया गया। तो इससे क्या होगा, किसान अगली बार उत्पादन ज्यादा करेंगे। और जब उत्पादन ज्यादा करेंगे, ध्यान से समझना, उत्पादन ज्यादा करेंगे और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो समझना, आप लोग सभी लोग कॉन्सेप्ट समझना कि उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि उसमें अधिशेष बचेगा, अधिशेष बचेगा। और उस अधिशेष का उपयोग कृषि संबंधित, उस अधिशेष का प्रयोग कृषि संबंधित उद्योगों में, कृषि संबंधित उद्योगों में किया जाएगा। उस अधिशेष का प्रयोग कहां पे किया जाएगा बोलो, कृषि संबंधित उद्योगों में किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे तो कृषि पर आधारित उद्योग, जिसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का क्या होगा, विकास होगा। कृषि आधारित उद्योग का क्या होगा, विकास होगा। इसके अलावा जब उद्योगों का विकास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ से रोजगार का सृजन होगा, है ना, रोजगार का सृजन होगा। और जब रोजगार का सृजन होगा तो निश्चित रूप से कि जो उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर क्या होंगे, सामान उपलब्ध कराएंगे। तो इसके महत्व की बात किया जाए कि क्या महत्व है, तो 4-5 पॉइंट्स में इसके महत्व को लिख सकते हैं। पहला कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, मध्यस्थों का उन्मूलन करना, बाजार को विस्तृत करना, उत्पादन अधिशेष हासिल करके कृषि संबंधित उद्योगों का विकास करना और मध्यस्थों को उन्मूलन करने, उपभोक्ता की संतुष्टि पे ध्यान देना। ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे कृषि विपणन के महत्व की चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से किसके ऊपर, एपीएमसी के ऊपर। कि हमने वहां पर देखा था कि इसके दो चीजें थी यहाँ पर, अगर आप लोग को याद हो, यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट के अंदर क्या आया था बोलो, एपीएमसी, और सहकारी बाजार के अंदर क्या आया था, पैक्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले एपीएमसी। ये एपीएमसी वर्क कैसे करता है और ये रेगुलेटेड है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि ये रेगुलेटेड यानी कि नियमित बाजार है ना, नियमित है, रेगुलेशंस इसमें होता है। और रेगुलेशन जो होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो कैसे कार्य करता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं मंडी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है बोलो, मंडी सिस्टम कहा जाता है। और मंडी एक जगह होती है, एक स्थान होता है ना, एक स्थान होता है जहां पर क्या होता है कि किसान अपने उत्पादों को लेकर आते हैं और उस पूरे मंडी में किसान अपने उत्पादों को लेकर आते हैं। और इस पूरे मंडी में क्या होता है कि कई सारी दुकानें होती हैं, कई सारे मार्केट्स होते हैं, कई सारी दुकान होती है ना, ठीक है। और इस दुकान में, इस दुकान का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कि भाई तुम इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा,
और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ये दुकान जैसे ही किसानों, यहाँ पर दुकान है ना, और ये दुकान जैसे ही किसानों से सामान खरीदेंगे तुरंत देन एंड देयर उनको क्या करेंगे, रीपे करेंगे। सबसे बड़ा समस्या किसानों के साथ क्या है, पैसा फंसने का होता है कि दिया सामान और वो उसको रिटर्न में पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि दुकान जैसे ही दुकान खरीदेंगे, जैसे ही दुकान खरीदेंगे, यहाँ पर दुकान होगा, दुकान किसानों से उत्पाद को खरीदेगा और देन एंड देयर वो किसानों को क्या करेगा, उसका पैसा देगा। इससे क्या होता है, किसानों को लाभ मिलता है, किसान को तुरंत पैसा मिल जाता है, किसान की स्थिति जो होती है वो बेहतर होती है। अब इसमें एक बात समझना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, किसान है और एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कही जाती है, बोलो कौन सी व्यवस्था, मंडी व्यवस्था। इसमें शॉप्स होते हैं, दुकान होते हैं, और ये दुकान जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के नियमों कानूनों के अंतर्गत चलते हैं। इसमें किसान अपने उत्पादों को बेचते हैं और फिर यहाँ से ये उत्पाद जो है वो कहाँ पे, उपभोक्ता तक लेकर जाया जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे किसानों को तुरंत में पैसा पे करना क्या होता है, आवश्यक होता है ना। और दूसरी बात कि ये जब पैसे की लेन देन हो रही है तो पूरे सिस्टम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दिखाना बड़ा आवश्यक होता है। एक एक चीज़ कितने पैसे का मिल रहा है, और वो ऐसा नहीं है, सभी लोगों को, जितने भी दुकान है सभी को पता होता है, पूरा एक रेगुलेशन होता है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे कम नहीं ले सकते हैं, एक पूरा गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन होता है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना बड़ा एक उत्कृष्ट कार्य होता है। इसके अलावा कि कैसे कृषिगत उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाएगा, ये भी, उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाएगा, ये भी आपको मंडी सिस्टम के अंतर्गत किसानों को बताया जाता है कि कैसे इसका रेगुलेशन किया जाएगा, कैसे इसका वैल्यू एडिशन किया जाएगा। ठीक है, ये सारा काम इसको बताया जाता है। और ये जो है एपीएमसी, इसे एक एक्ट के थ्रू 2003 में लाया गया था, जिसे एपीएमसी एक्ट 2003 कहते हैं। बिहार सरकार ने इसे सबसे पहले समाप्त करने वाला बिहार स्टेट बना था, और बिहार ने 2006 में जो एपीएमसी एक्ट था जो हमारे बिहार में लागू था उसे हटा दिया। क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो बिहार ने हटाया क्यों और इसके पीछे के कारण क्या क्या थे उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वही इस पूरे मार्केट का रेगुलेशन भी करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, जो दुकानदार हैं वही दुकानदार इस मार्केट का क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन भी कर रहे हैं, पूरा नियमन भी वही कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं, आपस में एक सिंडिकेट बना लेते हैं और बोलते हैं कि देखो कोई भी ठीक है, किसी भी हालत में क्या करना, इस मूल्य से ज़्यादा का सामान क्या नहीं करना, बेचना नहीं या आप खरीदना नहीं, किसानों को इससे ज़्यादा मूल्य प्रोवाइड नहीं करना। तो एक सिस्टम, एक सिंडिकेट बन जाता है, और इसमें जो शॉप दुकानदार हैं और जो रेगुलेशन एजेंसीज हैं दोनों सेम हैं। कौन कौन सेम है बोलो, दुकानदार और जो रेगुलेशन करने वाले जो लोग हैं वो दोनों सेम हैं। और जब ये दोनों सेम होते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग आपस में एक नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं, और नेक्सस क्रिएट करके किसानों को क्या करते हैं, कम से कम मूल्य प्रोवाइड करते हैं। दूसरा और क्या समस्या है, जैसे बात कर लिया कि भाई कितना भी हो जाएगा तो 20 रुपये से ज़्यादा गेहूं का नहीं देना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो आपस में सबने बात कर लिया, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई रिक्शा पे बैठना होगा, उसको कहीं मान लो कि कम डिस्टेंस जाना है, उन्होंने पहले बना लिया हुआ कि भाई 30 रुपया तो लेना ही लेना है, वो बैठा रह जाएगा लेकिन वो 25 रुपया में नहीं जाएगा, है ना, जेबे न करेगा, क्योंकि वो उनका क्या है, एक क्या बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक ग्रुपिंग बना हुआ है। तो उसी तरीके से एक ग्रुपिंग होता है, ये आपको क्या करेगा, उसका कॉस्ट को पहले ही रिड्यूस कर देगा, और किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, जितना लाभ उसको मिलना चाहिए था उतना उसको लाभ नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन अराइज होता है, और क्या समस्या थी, तो आप अपने सामान को लेकर जाएंगे यहाँ पर बेचने के लिए, तो उसके बदले आपको किसानों को भी कुछ टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इस एरिया में, इस मंडी में अपने सामान को लेकर जाएंगे तो अब आपको दर दर नहीं भटकना है अपने उत्पादों को बेचने के लिए। मंडी में जाएंगे
और सीधे वहाँ पर सामान बिक जाएगा। एंड दैट्स वाई किसानों को क्या करना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था। जितना का सामान है उसका 1% के आसपास टैक्स देना पड़ता था। लेकिन बिहार के किसानों के लिए वो 1% टैक्स देना, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स बहुत गरीब हैं, है ना, वो पंजाब हरियाणा के किसानों की तरह उतने अमीर नहीं हैं, तो हम लोगों के लिए 1% टैक्स देना भी वो क्या था, काफ़ी मुश्किल था। और भी विभिन्न तरह के टैक्स होते थे, लेकिन इंटर टैक्स जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। 1% का इंटर टैक्स लगता था, जो कि बिहार के किसानों के लिए क्या नहीं था, उतना फिजिबल नहीं था। एंड दैट्स वाई बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एबॉलिश द APMC एक्ट, और बिहार ने 2006 में APMC एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया बोलो, 2006 में। और इसके स्थान पर, APMC के स्थान पर बिहार एक नया सिस्टम लेकर आया, जिस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, PACS कहते हैं, पैक्स कहते हैं, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं। अब ये आप देखोगे कि पैक्स सिस्टम जो है, ये पैक्स सिस्टम 2006 में लाया गया था, बिहार ने हटाया, और लगभग बिहार में अभी की बात करें तो लगभग 8,000-9,000 से ज़्यादा, 8,500 से ज़्यादा पैक्स जो हैं वो कार्यरत हैं। ये बढ़ता ही रहता है, वो आप एग्जैक्ट डेटा देख लेना, दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, कि लगभग इतना पैक्स कार्य कर रहे हैं। और पैक्स का जो मेन मौलिक तत्व है, जो मौलिक विचार है, यह मौलिक विचार क्या कहता है, पैक्स का जो मौलिक विचार है, यह मौलिक विचार सहकारी विचार पर आधारित है। और सहकारी विचार क्या होता है, सो समझेंगे कि चूंकि इंडिविजुअल फार्मर्स, ठीक है, इंडिविजुअल किसान अपने उत्पादों को, ठीक है, बड़े जगह पे लेकर बेचने में, बड़े मार्केट में ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर किसानों का एक समूह होता है, ठीक है, किसानों का समूह होता है, या फिर पैक्स के अध्यक्ष होते हैं। और ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष क्या करते हैं कि इन किसानों से उत्पादों को खरीदते हैं, और उत्पादों को खरीदने के बाद फिर वो इसे किसे बेचते हैं, या तो किसी प्राइवेट एजेंसी को या फिर FCI को बेच दिया जाता है। जैसे ही ये FCI को बेचते, या FCI मतलब सरकारी हो गया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि किसको बेचते, सरकार को बेचते, सरकार को। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि यहाँ पर APMC में क्या था कि बस तुरंत में क्या हो गया, तुरंत में क्या मिला था, याद करो, कहीं पर मैंने लिखा होगा, तुरंत में क्या मिल गया था, पैसा, है ना, पैसा, उसमें डिले नहीं होता था। यहाँ पर क्या है कि पहले अध्यक्ष के पास जाएगा, अध्यक्ष से FCI के पास जाएगा, या फिर आप देखते होंगे कि बैंक होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, उसके थ्रू ये सब किया जाता है। तो वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से ये पैसा आएगा, और जब फिर इसके पास पैसा आएगा तब फिर किसके पास आएगा, किसान के पास जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस में क्या होता है, यहाँ पर प्राइस में डिले होता है। पहला बात, प्राइस में डिले होता है। और दूसरा पॉइंट, प्राइस में डिले होता है, और इसमें टैक्स वैक्स का कोई लोचा नहीं है, क्योंकि ये तो मिलजुल कर काम करने वाला बात है, तो इसमें टैक्स की तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, प्राइस में डिले होता है। और दूसरा पॉइंट, प्राइस में डिले होता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ध्यान से सुनना सभी लोग, प्राइस में डिले होता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है, इन सभी के द्वारा या किसी और के द्वारा करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की भी संभावना जो है वो बनी रहती है। ठीक है, पैसा ले लिया, किसानों को नहीं दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरह के भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। और इस प्रकार हम लोग देखें तो इसमें, और बिहार में अधिकांश किसान जो हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि बिहार में जो अधिकांश किसान हैं वो कैसे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, और इतने डिले को, इतने प्राइस डिले को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उनको क्या होता है, आपको पता होगा कि मौसम में अगर सही समय पर क्या किया जाए, रोपण किया जाए, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर पैसा भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब डिले से ये सारा काम होता है तो पैसा ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं होती है। तो ये सारा पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैक्स सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पैक्स सिस्टम के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, इसमें आपको बिचौलिया नहीं होता है, लेकिन इसके भी कुछ लॉसेज हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉस जो है वो क्या है, प्राइस डिले है, और यहाँ पे भ्रष्टाचार की जो संभावना, क्योंकि रेगुलेशंस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किसका रेगुलेशन था बोलो, गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन होता नहीं है।
यहाँ पर रेगुलेशन होता नहीं है और इससे क्या होता है, रेगुलेशन होता नहीं है और इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको भ्रष्टाचार की जो संभावना होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। क्लियर है क्या सभी को? तो दिस इज द स्टोरी। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ फैक्ट्स लिखेंगे और फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ लिखना हो लिख सकते हो, ऐसे तो क्या ही लिखोगे, ठीक है, फिर भी मन में कुछ लगे कि लिख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको सर? कोई समस्या? लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। हाँ बुआ, जैसे सारा नियम कानून सरकार बनाएगा, लेकिन सरकार तो आके वहां पे काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो सामान बेचेगा नहीं इधर में, तो किसके थ्रू करता है? यहाँ का जो दुकानदार होता है उसके थ्रू करता है। ये समस्या है। क्या बोल रहे हैं? सब देख रहा है कि क्या ही बुल लिखे इसमें। इसमें से कुछ लिखना हो, चलो लिखो। पहले लिख लेना फैक्ट्स। फैक्ट्स लिखोगे वर्तमान तक, वर्तमान तक धान और गेहूं के लिए, वर्तमान तक धान और गेहूं के लिए 50% से अधिक उत्पाद, धान और गेहूं के लिए 50% से अधिक उत्पाद मंडी में नहीं बेचे जाते हैं। अभी भी, ठीक है। पचास प्रतिशत से अधिक उत्पाद कहाँ नहीं बेचे जाते हैं? मंडी में नहीं बेचे जाते। नेक्स्ट फैक्ट लिखोगे, ये सबको इंट्रोडक्शन में यूज करोगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 7,000 से अधिक एपीएमसी कार्यरत हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स लिख लोगे एग्रीकल्चर के लिए। कृषि का जीबीए में हिस्सा, कृषि का जीबीए, नाम सुना है जीबीए का? हाँ, ठीक है। कृषि का जीबीए में हिस्सा 18% है ना। और वैश्विक हिस्सेदारी जो है वो कितना परसेंट है? 16.4%। वैश्विक हिस्सेदारी से बहुत ज़्यादा है, तो ब्रैकेट में लिखना वैश्विक हिस्सेदारी 16.4%। 16 पॉइंट नहीं, मैंने 16 बोल दिया क्या? वैश्विक हिस्सेदारी 6.4%, सॉरी 6.4%। लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे कृषि का औसत विकास दर। ये सब फैक्ट्स इंट्रोडक्शन में यूज करोगे। कृषि का औसत विकास दर 4.5% है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे कृषि में, सब फैक्ट्स है, कृषि में फसलों की हिस्सेदारी
लगभग 55%, 55%, पशुपालन 30%, वानिकी 8% और मत्स्यन लगभग 7%। वानिकी, पशुपालन 30%, 30% लिख लिया। वानिकी में लिखेंगे 8% और मत्स्यन में लिखेंगे 7%। मत्स्यन में 7%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का, जितना क्षेत्र में कृषि किया जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का लगभग 50%, लगभग 50% खाद्यान्न में प्रयोग होता है, खाद्यान्न में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे, और उसमें भी 50% में भी ब्रैकेट में लिखना 25% चावल, कुल बोए गए क्षेत्र में 25% पर क्या होता है, 25% से भी ज़्यादा है ये, लगभग 27-28% है। लगभग 25% चावल और 15% गेहूँ। मतलब हम लोग जितना खेती करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्या, चावल और गेहूँ की कृषि। ठीक है, चावल और गेहूँ। ठीक है, मोटा अनाज कितना परसेंट है, 10% है ना। मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, नाम सुने हो तुम लोग सच में? अच्छा, तो ठीक है, तो तुम लोग मृदा से जुड़े हुए इंसान हो। ठीक है, नेक्स्ट, दालों का परसेंटेज लिखना 15%। कौन कौन दाल होता है जी? हाँ बताओ। बासमती दाल, तो कौन बासमती बोला है? कौन कौन दाल होता है? राहर, तूर, है ना। हाँ ठीक है, चलो हो गया, होटल मैनेजमेंट तुम लोग का है, बहुत कर लिया। चलो आगे लिखो, आगे लिखोगे। छोटे और सीमांत जोत 15%। ये कुछ फैक्ट्स लिखा रहा हूँ जो कि आप एग्रीकल्चर के किसी भी क्वेश्चन में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे छोटे और सीमांत जोत। और ये किसको बोलते हैं, छोटा और सीमांत जोत किसको कहते हैं? नहीं, वो सीमांत होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है सीमांत, है ना। और छोटा और सीमांत मतलब हो गया 2 हेक्टेयर से कम। ठीक है, सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, छोटा और सीमांत में कितना होगा, 2 हेक्टेयर। तो बिहार में एक बात समझना कि सीमांत जोत जो है वो 91% है, छोटा और सीमांत जोत है वो 97% है। इंडिया में सीमांत जोत जो है वो लगभग 80% के आसपास है, और छोटा और सीमांत जोत जो है वो लगभग 85% के आसपास है। ठीक है, तो लिखना छोटा और सीमांत जोत कुल भूमि का 85% है। ठीक है, जोत का औसत आकार लिखना 1.08 हेक्टेयर। जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे महिला भूमि धारक 15%। महिला भूमि धारक, खेती में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है खेतों में वो कितना प्रतिशत है, 15% है। और ये अच्छा खासा संख्या है, और यह किस चीज़ को दिखा रहा है कि कृषि में महिलाओं का जो या कृषि का स्त्रीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एक आय असमानता वाला कॉन्टेक्स्ट अगर आएगा तो ये फैक्ट लिखोगे कि बड़े किसान है ना, ब्रैकेट में लिखना जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है,
वो छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में, छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में 7.5 गुना अधिक कमाते हैं, 7.5 गुना अधिक कमाते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये अशोक दलवाई की रिपोर्ट है। अशोक दलवाई कमेटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रैकेट में लिखना अशोक दलवाई कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी। ठीक है, ठीक है। तो बड़े किसान जो है वो कितना गुना अधिक कमाते, बोलो 7.5 गुना अधिक कमाते छोटे किसानों से। नेक्स्ट लिखोगे 85% किसान परिवार, 85% किसान परिवार, 85% किसान परिवार कुल कृषि आय का, कुल कृषि आय का 10% से कम कमाते हैं, 10% से कम कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे भारत में लगभग 30 किसान, 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे भारत में 20 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सारे फैक्ट्स इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और कंक्लूजन तो नहीं, इंट्रोडक्शन और बॉडी में यूज होगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस लिखाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत का कृषि निर्यात, भारत का कृषि निर्यात, कृषि निर्यात विश्व कृषि व्यापार का लगभग, विश्व कृषि व्यापार का लगभग 2.5% है। विश्व कृषि व्यापार का लगभग 2.5% है और विश्व में 10वें स्थान पे है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इन सारे फैक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब लिखोगे कृषि विपणन का महत्व, कृषि विपणन का महत्व। पहला लिखेंगे किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट मध्यस्थों का उन्मूलन करना, नेक्स्ट सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट मार्केट को विस्तृत करना, मार्केट को विस्तृत करना। नेक्स्ट लिखेंगे
कृषि आधारित उद्योग का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रोजगार का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना, और सबसे महत्वपूर्ण लिखेंगे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक गुणवत्ता वाले उत्पाद, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर आवश्यक गुणवत्ता वाले उत्पाद को उपलब्ध कराना, क्योंकि एक कुशल विपणन प्रणाली लागत को कम करती है, लागत को कम करती है और बिचौलियों का उन्मूलन करती है, लागत को कम करती है और बिचौलियों का उन्मूलन करती है, ठीक है। अब लिखेंगे इसका नियमन, कृषि विपणन का हेडिंग देंगे कृषि विपणन का नियमन। मैंने बताया ना कि रेगुलेशन होता है इसका, कृषि विपणन का नियमन, रेगुलेशन। लिखेंगे चूंकि कृषि नियमन, रेगुलेशन, लिखेंगे चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका नियमन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, इसका नियमन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी एक्ट, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी एक्ट के द्वारा किया जाता है। एपीएमसी बताया मैंने यहाँ पे, और राज्य सरकारें वो एक्ट बनाती है, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी एक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब लिखना मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003। मैंने बताया ना ये एपीएमसी एक्ट आया कब था, बोलो कब आया था, 2003 में। तो हेडिंग देना मॉडल एपीएमसी एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003। देखेंगे यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक ये किसके बारे में बता रहा हूं मैं, एपीएमसी के द्वारा, है ना, एपीएमसी के बारे में। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक बाजार समिति होती है जो नए मार्केट का निर्माण करने के लिए, जो नए मार्केट का निर्माण करने के लिए, कॉमा, लाइसेंस प्रदान करने के लिए, लाइसेंस प्रदान करने के लिए और उत्पादों को बेचने के लिए, उत्पादों को बेचने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्पादों को बेचने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका कार्य बाजार क्षेत्र में मूल्य निर्धारण प्रणाली को, बाजार क्षेत्र में मूल्य निर्धारण प्रणाली को सुनिश्चित करना होता है ना, कि प्राइसिंग क्या होगा, कितना में बेचा जाएगा, है ना। तो एपीएमसी क्या है,
एक मार्केट है जिसके अंदर दुकानों की श्रृंखला होती है, और इस दुकानों के श्रृंखला के अंतर्गत क्या होता है कि ये लोग मिलकर क्या करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि कितना में सामान बेचा जाएगा, किसानों को कितना रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी इनका कुछ कार्य होता है, सो लिखेंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, इसी में लिखेंगे पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, कंटिन्यू। इनके और भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, किसानों द्वारा बेचे गए उत्पाद का मूल्य, किसानों द्वारा बेचे गए उत्पाद का मूल्य का भुगतान उसी दिन सुनिश्चित करना, उसी दिन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन संबंधित गतिविधियों को मूल्यवर्धन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, देख लिया सभी लोगों ने, है ना। तो ये सारा इसका काम है। अब इसके बाद क्या हुआ कि बिहार सरकार ने इसको हटाया, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।